विद्यार्थी के इस चैनल पे मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर से नई रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यशपाल जी द्वारा लिखित पर्दा। ये कहानी आपके द्वारा लिखी गई है, यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। तो सर्वप्रथम कहानी पढ़ने से पहले जिन बातों पर हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहले समीक्षा देखते हैं। यशपाल जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। वैसे तो उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, परंतु पर्दा कहानी बहुत प्रसिद्ध है। प्रेमचंद के बाद नए युग का प्रारंभ करने का श्रेय यशपाल को ही जाता है। इनकी कहानियाँ यथार्थवादी होने के साथ साथ सामाजिक भी हैं। इनकी कहानियों में इन्होंने समाज की विभिन्न समस्याओं का यथावत चित्रण किया है, इसलिए उनको प्रगतिशील यथार्थवादी कथाकार माना गया है। हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कहानी जिसमें एक ऐसे मध्यम वर्ग के एक परिवार की कहानी को प्रस्तुत किया है जो समाज के सामने अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को बनाए रखना चाहता है। अब यह परिवार पहले की तरह अमीर नहीं रहा। कर्ज परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लाख कोशिश करने के बाद भी कर्ज की रकम बढ़ती जाती है, लेकिन पीरबक्स अब भी घर की औरतों को दहलीज के भीतर ही रखना चाहता है। लेखक ने झूठी इज्जत के नाम पर दिखावा करने और सफ़ेदपोशी के पर्दे के पीछे छिपी दीनता और दरिद्रता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। बात करते हैं इनमें की प्रमुख 6 तत्वों की, तो सबसे पहले कथानक को देखा जाता है। कथानक की बात करें तो इसके कथानक पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो यह कहानी चौधरी पीरबक्स के परिवार की है, जिनके दादा अपने समय में चुंगी के दरोगा थे। उन्होंने अपना मकान भी बनवाया था, किंतु दो ही पीढ़ियों में उनके वंशज पीरबक्स अत्यंत निर्धन हो गए। कहानी का आरंभ पीरबक्स के परिवार से होता है। उसके पश्चात जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए पीरबक्स के चरित्र के साथ ही कथानक का विकास होता है। खान से लिए गए उधार को ना चुका पाने की स्थिति और भी गंभीर रूप धारण करती है। इस कहानी के विकास की दृष्टि में संघर्ष की अवस्था कहा जा सकता है। कहानी की चरमावस्था तब आती है जब पीरबक्स कर्ज का पैसा नहीं लौटा पाते हैं और खान क्रोध से पीरबक्स की ड्योढ़ी पर लटका हुआ टाट का फटा पुराना गला हुआ पर्दा तोड़कर आंगन में फेंक देता है। यह मार्मिक दृश्य पाठक को गहरे अवसाद में ले जाती है। इस प्रकार कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। चौधरी पीरबक्स एक अच्छे घराने के आदमी हैं, परंतु धीरे धीरे बहुत तंगी में आ जाते हैं। घर की इज्जत ढकने के लिए किवाड़ों पर पर्दा लगाए रखते हैं। मुसीबत के समय उन्होंने खान से थोड़े रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाते हैं। परिवार के बढ़ने से धीरे धीरे पीरबक्स की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है। घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे गहने और बहुमूल्य वस्तुएं बेची जाने लगीं। महिलाओं को तो घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए आसपास के लोगों को पीरबक्स की माली हालत मालूम नहीं थी। पीरबक्स की खानदानी इज्जत को घर की ड्योढ़ी पर पड़ा पर्दा बचाए रखता था। यशपाल जी की पर्दा कहानी के पात्र चित्रणों की बात की जाए तो पर्दा कहानी में अधिक पात्र नहीं है। संपूर्ण कहानी का केंद्रीय चरित्र पीरबक्स है। इसका दूसरा विरोधी चरित्र खान का है। खान के माध्यम से लेखक ने चौधरी पीरबक्स के चरित्र की विषमताओं को अधिक उभारने का प्रयास किया है। खान की कठोरता, निर्भयता, सूदखोरी की आदत तथा वाणों की कटुता एक प्रकार से समाज के संपूर्ण शोषक पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। चौधरी पीरबक्स का चरित्र चित्रण बहुत ही सजीव हुआ है। उनका चरित्र किस प्रकार अपने घर परिवार के संस्कार से प्रभावित होता है और वह अपनी इज्जत की झूठी भावना से परेशान होते हैं, इसका बहुत ही वैज्ञानिक चित्र यहाँ खींचा गया है। वस्तुतः पीरबक्स का चरित्र भारतीय समाज के करोड़ों निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की दीनहीन दशा की ओर संकेत करता है।
इस कहानी के चरित्र चित्रण की यह विशेषता है कि लेखक ने पात्रों के बाहरी व्यक्तित्व और स्वभाव के साथ साथ अंतरंग चित्र को भी बड़ी सजीवता से अंकित किया है। इस कहानी के प्रमुख तत्वों में से तीसरे तत्व कथोपकथन की बात की जाए तो पर्दा कहानी में कथा कल्पना का बहुत अल्प प्रयोग हुआ है। कहानी का अधिकांश भाग वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक होने के कारण पर्दा कहानी के संवादों का भी कम विकास हुआ है, परंतु जहाँ कहीं भी संवाद आए हैं वह अत्यंत स्वाभाविक और पात्र अनुकूल बने पड़े हैं। जैसे खान आग बबूला हो रहा था, पैसा नहीं देने के वास्ते छिपता है। खान क्रोध में डंडा फटकार कर रहा था, पैसे नहीं देना था, लिया क्यों, तनख्वाह किधर जाती है। इस तरह संवाद नाम मात्र के होते हुए भी रोचक और पात्रों के अनुकूल हैं। अगले तत्व देश काल और वातावरण की बात की जाए तो देश काल और वातावरण की दृष्टि से यशपाल समाज के यथार्थ चित्रण करने के चेहरे के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने आधुनिक युग के समाज की स्थिति का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। कहानी उन दिनों की है जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था, परंतु उन दिनों हमारे निम्न वर्गीय समाज की जो स्थिति थी आज भी लगभग वैसी ही है। आज भी सफ़ेद पोष वर्ग अपने ऊपर इंसान के नाम पर असलियत को स्वीकार नहीं कर पाता है और चौधरी पीर बख्श की भांति आर्थिक संकट में पड़ा रहता है। लेखक ने इस कहानी में गरीबों की कच्ची और गंदी बस्ती के वातावरण का सजीव चित्र निम्न पंक्तियों से स्पष्ट किया है। आसपास गरीब लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मकड़ियाँ मंडराती थी। बात करें इस कहानी की भाषा शैली की तो पर्दा कहानी की सफलता का रहस्य यही है कि उसकी भाषा शैली बहुत ही सहज और स्वाभाविक है। भाषा की स्वाभाविकता के कारण ही कहानी यथार्थ के अधिक निकट और मार्मिक बन गई है। कहानी की पृष्ठभूमि मुस्लिम जीवन से संबंधित है। कहानी में लेखक ने समय और वातावरण का चित्रण करते समय पात्रों के अनुकूल ही मुस्लिम परिवारों के प्रयोग होने वाली उर्दू शब्दावली का सफल प्रयोग किया है। जैसे महकमा, ओहदा, माहवार, कुनबा, इज्जत आदि भाषा प्रयोग में यशपाल ने पात्रों की अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा है। पीर बख्श की बातों में नम्रता और गंभीरता है, जबकि खान की भाषा में पठानों के स्वभावानुसार अटपटी और बिगड़ी हुई शब्दावली की अधिकता है, जिसमें कठोर और उद्दंडता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कहानी की शैली वर्णनात्मक और चित्रात्मक है। यद्यपि कथात्मक शैली नीरस होती है, किंतु भाषा की सरलता व स्वाभाविकता के कारण पर्दा कहानी शैली की मर्मस्पर्श बन गई है। अपने मुख्य तत्व और छठवें तत्व की बात करें कि कहानी का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या है, तो पर्दा एक प्रतीकात्मकता कहानी है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर व्याप्त खोखलेपन पर पड़े हुए आवरण अर्थात पर्दे को हटाकर उसकी असली तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करना है। हमारे समाज का निम्न मध्य वर्ग अशिक्षित, निर्धन, शोषित और लाचार होते हुए भी ऊपरी तौर पर एक झूठी शान का दिखावा करने से बाज नहीं आता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी इज्जत को लोगों की निगाहों से जाने नहीं देना चाहता। इस इज्जत को ढकने के लिए उसे चाहे जितनी मुसीबतें सहनी पड़े वह कहता है, लेकिन इस दुनिया में जो यथार्थ है वही सच है, अर्थात वही सच सामने आता है और झूठी इज्जत की भावना एक दिन टूटती ज़रूर है। इस झूठ का टूटना और यथार्थ रूप में स्वीकार करना यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। पर्दा कहानी आदि से अंत तक सामाजिक उद्देश्य लेकर चलती है। लेखक ने भारतीय समाज की दीनहीन और दलित अवस्था के आवरण को उतार कर स्पष्ट कर दिया है और इस दयनीय दिशा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक बताया है। तो यह था सारांश पर्दा कहानी की यशपाल जी द्वारा लिखित पर्दा कहानी का। आगे पढ़ते हैं पूरी कहानी पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे के दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के इंट्रेंस पास कर रेलवे में डाकखाने में बाबू हो गए।
चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 माहवार का दर्जा। अपने ज़मीन की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टर करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेज़ी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी ख़ानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था, और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई, और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी इस घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए। इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाने जाने लगी। तीसरी पीढ़ी की ब्याह शादी होने लगे। आखिरी चौधरी ख़ानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाशनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो ज़माना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस होद्दे हाथ चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या है। स्कूल की फ़ीस हर महीने, और किताबों कॉपियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद जल्दी भर गई। पीर बख्श के रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें ना थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती कि जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छर और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे, बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर न निकलती, और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आईं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फ़िक्र करने नहीं आया। वे छोटे लड़कों के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चे को।
ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज तो होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है, हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है, कभी बहुत ज़रूरी हो तो मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख कर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना ना रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खिंचाव में बेहद हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल, मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सूरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते, सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया देते हो और वो भी 6-6 महीने बकाया कर देते हो। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न कुछ था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को मिलता तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक ना रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यूँ क्यों ख़राब करोगे। बाजार से ला टाट का टुकड़ा क्यों नहीं लाते, उसे लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़ा पहुंच चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना मिल सकती थी। हंसकर बोले, होने दो, क्या है। हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर के कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा ज़रूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। गरीब का एकमात्र सहायक होता है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपए उधार लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोर्ची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सब बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़े चौधरी परी बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रेहड़ी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच बचावल भी करना पड़ता था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवारा की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 7 महीने फाफा करके भी वे किसी तरह किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात बिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा,
1 महीने की मुआफ़ी चाहिए। अगले महीने 1 सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों और हालत में और परेशानी आ गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूँ की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूँ मुश्किल से रुपए सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल कर सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपये खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर बच्चे भूखे थे। उनकी माँ दूध न उतार सकने के कारण सूख कर कांटा हो रही थी। गोद के बच्चे और चलने फिरने में लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले अपना ही डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज़ के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही सवा रुपये हाजिर कर दूंगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज़ में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा मैं कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो 1 रोज़ के लिए दे देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई, खान भी आ गया होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक दचोढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने की चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपाए। हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली से दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने की पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निचेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसे नहीं देने का वास्ते चिपता है। एक से एक पड़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह पे पीरबख्श पुरखों पीरों के नाम पे निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीरबख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस और मोची मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गए। खान क्रोध में डंडा पटक कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों, तनख्वाह किधर में जाता,
आराम ही हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा काल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता। तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसा नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच लो। खान और आग बबूला हो गया। हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा काल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा काल तो या टाट अच्छा, तुम्हारा काल से तो या टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की दौड़ टूट गई। वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक ने खान की उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक दिया। क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने में का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी, क्योंकि पर्दा जिस भाव का अवलंब था अब वह मर चुकी थी। तो जी, ये कहानी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट कहानी लाल पान की बेगम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।